हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सर्वेश पॉली में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। ये हमारा लेसन नंबर 5 है, कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति। और इसका ये लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर 1 है वर्क, एनर्जी एंड पावर। और आज का हमारा इससे टॉपिक रहेगा कार्य, ऊर्जा, प्रमेय एवं उसका उपयोग। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। देखिए, तो हम इसको ही पढ़ते हैं। यदि जब हम किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, और ठीक उतना ही बल उसकी विपरीत दिशा में लगाते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा में कमी होती है। कहने का क्या मतलब हो गया कि यदि कोई भी वस्तु है उस पर हम जितना भी बल लगाएं, यानी कितना भी बल लगाएं, ज़्यादा कम कुछ भी, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में भी बल लगेगा और उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, लेकिन उसकी स्थितिज ऊर्जा में, यानी उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। ये समझिए। अर्थात इसमें प्रारंभिक गतिज ऊर्जा तथा अंतिम गतिज ऊर्जा का अंतर किए गए कार्य के बराबर होता है। किए गए कार्य के बराबर होता है। देखिए, ये हमारी गतिज ऊर्जा की डेफिनेशन कि कार्य तथा गतिज ऊर्जा एक दूसरे के समतुल्य हैं तथा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर होता है। ये हुई हमारी कार्य ऊर्जा। फिर अब देखते हैं हम इसका डेरिवेशन। माना एक अचर या नियत बल F, द्रव्यमान m की वस्तु पर कार्य करता है। यदि इसके कारण बल की दिशा में विस्थापन s हो तो किया गया कार्य। तो देखते हैं कि W = F वेक्टर इंटू S वेक्टर = FS भी लिख सकते हैं। और F बराबर क्या होता है हमारा MA। W = MAS हो जाएगा, क्योंकि F = लिख लिया हमने M यहाँ से। M तो MA को लिख दिया S के साथ, तो ये होगा MAS, समीकरण 1। वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम वेग क्रमशः U तथा V हैं, तब गति के तृतीय समीकरण से v² = u² + 2as होती है। तृतीय समीकरण v² माइनस ये u इधर आ जाएगा तो u² और ये 2 बटे में आ जाएगा, तो ये हो गया v² - u² / 2 और as। समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है हमारी। W = m और as की जगह हमने क्या लिखा है v² - u² / 2, ये हो गया। अब इसकी m की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे और उनको एक साथ ही अलग अलग भी करेंगे। देखिए, तो ये हो गया W = 1/2, यानी 1/2 ये बाहर आ गया, और m की मल्टीप्लाई v से हुई तो mv² - 1/2 mu²। तो ये हो गई हमारी गतिज ऊर्जा फाइनेंशियल, मतलब W = kF, और इनिशियल मतलब अंतिम -KI। तो इस ये क्या हो गया, गतिज ऊर्जा का अंतर। गतिज ऊर्जा का अंतर को क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा के। तो W = डेल्टा के। ये हुई हमारी प्रूफ हुई, प्रूफ। ये हो गई हमारी कार्य ऊर्जा प्रमेय। अब देखते हैं इसके उपयोग को। ये हमारे कार्य ऊर्जा प्रमेय के उपयोग हैं। कई समस्याओं में बल और उसे विस्थापन का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता।
बल अर्थात बल द्वारा किए गए कार्य की गणना सीधे नहीं की जा सकती। ऐसी समस्याओं में कार्य ऊर्जा प्रमेय का उपयोग करते हैं। यानी कभी कभी कठिन परिस्थितियों में बल की, द्रव्यमान की, यानी किसी की भी पूर्ण तरीके से उसका हम हल नहीं निकाल पाते, इसीलिए हम कार्य ऊर्जा का प्रमेय का उपयोग करके उसका पूर्ण रूप से विस्थापन हल निकाल सकते हैं। इसके काम उपयोग में आती है हमारी कार्य ऊर्जा प्रमेय। अब हमारा संरक्षी बल एवं दिखाइए कि यदि बल F = YZ I कैप प्लस ZX J कैप प्लस XY K कैप एक संरक्षी बल है। तो देखिए शुरू करते हैं संरक्षी बल। वह बल जिसके द्वारा कि वस्तु को एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच वास्तविक प्रगमन पथ पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि केवल वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, संरक्षी बल कहलाता है। यानी एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, तो इनके बीच की दूरी यानी ये ए है और ये बी है, तो इनके बीच की दूरी यानी यहाँ से शुरू हुआ तो ये क्या होगी प्रारंभिक, और यहाँ पर लास्ट अंत हो गया तो ये हो गई अंतिम। इन दोनों पर निर्भर करेगा, इसके बीच में जो वास्तविक प्रगमन पथ है यहाँ से यहाँ तक, उस पर निर्भर नहीं करता है, तो ऐसे बल को हम संरक्षी बल कहते हैं। अब इसमें ये दिया है कि इसको सिद्ध भी करना है कि ये संरक्षी बल है। अब देखिए दिया है कि F वेक्टर इक्वल टू YZX I कैप प्लस ZX J कैप प्लस XY K कैप, इसको F इक्वल टू ये डेल्टा का, यानी ये ऐसा होता है डेल्टा, हमने डेल्टा को मतलब पलट कर लिख लिया है, और क्रॉस F वेक्टर इक्वल टू आई, इसकी जगह क्या हम इस समीकरण से इसे लिख सकते हैं I कैप J कैप K कैप, यानी डाइवर अपॉन डाइवर एक्स, डाइवर इसे बोलते हैं डाइवर, ये ऐसे बनता है ऐसे, सॉरी अब दिखाया है। यानी F वेक्टर इक्वल टू मापांक I कैप J कैप K कैप डाइवर अपॉन डाइवर एक्स, डाइवर अपॉन डाइवर वाई, डाइवर अपॉन डाइवर जेड, और डाइवर यानी बाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई। अब इसको खोल देते हैं, मापांक है ये तो सारणिक की तरीका खोलेंगे इसको, आई और इसे छुपाया इस लाइन को और इस लाइन को छुपाया, तो ये बचा और ये बचा। देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो डाइवर अपॉन डाइवर वाई और इंटू एक्स वाई, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी माइनस डाइवर अपॉन डाइवर जेड इंटू जेड एक्स, माइनस फिर मापांक को क्लोज कर दिया और लगाया बीच में चिन्ह माइनस का। जिस प्रकार हम सारणिक खोलते हैं बिल्कुल सेम प्रकार से इसे भी खोलना है। तो जे आ गया J कैप और इस लाइन को छुपाया, इस लाइन को छुपाया, ये बचा और ये बचा, तो डाइवर अपॉन डाइवर एक्स एक्स वाई माइनस डाइवर अपॉन डाइवर जेड बाई जेड प्लस K कैप डाइवर अपॉन डाइवर एक्स जेड एक्स माइनस डाइवर अपॉन डाइवर वाई और इंटू बाई जेड, ये मापांक क्लोज हो गया है। अब क्या हुआ, जब डाइवर वाई से बाई कैंसिल, इसका मतलब यहाँ एक्स बचा, जेड से जेड कैंसिल तो यहाँ पर भी एक्स बचा, एक्स से एक्स कैंसिल भी हो जाएगा, एक्स से एक्स करता कैंसिल तो बाई, और जेड से जेड तो बाई, बाई से बाई कैंसिल, डाइवर एक्स से जेड एक्स में से एक्स कैंसिल, यानी पूरा कैंसिल हो गया तो जेड बचा, और यहाँ पर भी जेड बचा, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा जीरो। अब जीरो की मल्टीप्लाई आई में करेंगे तो क्या हो जाएगा पूरा जीरो, इसलिए यहाँ क्या हो गया पूरा जीरो हो गया, और यही एक हमारा संरक्षी बल है। अतः लिख सकते हैं कि अतः इसको बोल डेल्टा, वही उल्टा रूप है इसका, डेल बोलते हैं वैसे तो इसे, क्रॉस F वेक्टर इक्वल टू जीरो, अतः बल F वेक्टर एक संरक्षी बल है। ये हमारा सिद्ध हो गया। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये गुरुत्वीय बल एक संरक्षी बल है। अब देखते हैं असंरक्षी बल। ये हमारा ऊपर संरक्षी बल था, अब है असंरक्षी बल।
यदि किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य और उनके बीच अपनाए गए पथ यानी रास्ता पर निर्भर करता है, उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर नहीं, असंरक्षी बल कहलाता है। यानी एक पॉइंट ये हो गया ए, दूसरा पॉइंट ये हो गया बी, इन दोनों को मिला दिया, यानी ये इन दोनों के बीच का क्या हो गया, रास्ता। इसे हम डी से डिनोट कर सकते हैं, डी से। तो जो असंरक्षी बल है वो इनकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर नहीं करता है और उसके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। असंरक्षी बल उन दोनों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, संरक्षी बल उनके दोनों प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। ये हो गया हमारा असंरक्षी बल। इसका एग्जाम्पल है कि घर्षण बल एक असंरक्षी बल है, असंरक्षी बल है। और आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।